हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ साथ फिर हम जहाँ जहाँ पर ग्लैंड्स आएंगे फिर हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने जैसे सबसे पहले जब हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो डाइजेशन है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से। तो जो माउथ में हम डिस्कस किया था हमने कि माउथ के ये यहाँ पर ये क्या होती है, बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर आपके क्या क्या होते हैं, टीथ एंड टंग कंसिस्ट करती है, टीथ एंड टंग। ठीक है। और हमारा फर्स्ट डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट, कई बार ये भी क्वेश्चंस बन जाता है एग्जाम में कि एक्चुअल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है आपका डाइजेशन, बकल कैविटी से। डाइजेशन स्टार्ट्स हियर, बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है आपका डाइजेशन। ठीक है। और बकल कैविटी के अंदर वैसे होता कौन सा है, मैकेनिकल डाइजेशन, टीथ के थ्रू। मतलब बकल कैविटी के मतलब टीथ के थ्रू जो होता है हमारा, और टीथ और टंग के थ्रू जो होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। देन बकल कैविटी के अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं जो कंटेन करती हैं सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को। ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम को कैरी करती हैं। जो एंजाइम किस चीज़ का ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेज नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, माल्टोज में। ठीक है। तो आपको जो हमारा ये इतना याद रखना है फिलहाल कि हमारा जो डाइजेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में टीथ एंड टंग के थ्रू मैकेनिकल डाइजेशन होता है। देन उसके बाद फूड जब हल्का सा अंदर जाता है तो फिर देन वहाँ पे हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सेक्रेट करती हैं, जो कि स्टार्च पे काम करता है और स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड है, मींस बहुत सारी यूनिट्स से मिलकर बना है, शुगर की यूनिट से मिलकर बना है। और ये जो है ये डाइसेकेराइड है, मतलब शुगर की 2 यूनिट से मिलकर बना है। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटा है जो स्टार्च है हमारा, किस में टूटा है, डाइसेकेराइड में। मींस कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है। उसके बाद फूड आ जाता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर हमने च्यू किया, च्यू करने के बाद जो हमारा फूड है वो आ जाता है आपका ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में, ठीक है, मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। उसके थ्रू वो पहुंचता है हमारा, कहाँ पहुंचेगा, सोफेगस के बाद हमारा फूड कहाँ पर आ जाएगा, स्टमक में। ठीक है। क्या होता है, एक जे शेप का पाउच होता है। अभी मैं इस डायग्राम को इसी तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, बाय मिस्टेक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट इट्स ओके। पेंसिल होता तो मैं रफ करके ड्रॉ कर लेती, पर ये पेन है तो इस तरीके से हो गया है, लेट इट भी। पर आपको समझ में आ रहा है ना। तो जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब फूड हमारा ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक के किस पार्ट में एंटर करता है, स्टमक के हमने 4 पार्ट डिस्कस किए थे, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरिक। तो फूड जो एंटर करता है वो कार्डियक पार्ट में एंटर करता है। ठीक है। आपसे ऐसा भी कोई क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि स्टमक के किस पार्ट में फूड एंटर करता है, तो कार्डियक पार्ट में, फंडस में नहीं करता है, जबकि फंडस उसका फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, पर एंटर कहाँ करता है, कार्डियक पार्ट में। ठीक है। फूड यहाँ पर एंटर करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक कैसा, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक बलून जैसा। तो इसकी जो वॉल होती हैं ये क्रिएट करती हैं, बनी हुई होती हैं किस चीज़ से, स्टमक की जो वॉल्स हैं ये जो बनी हुई होती हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनी हुई होती हैं। मतलब इसके वॉल्स पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड।
और गैस्ट्रिक ग्लैंड जिन सेल्स से मिलकर के बनती हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हर चीज़ सेल से मिलके बनी है, तो ये 4 टाइप की सेल से मिलके बनी है। कितने टाइप की? 4 टाइप की सेल्स हैं, ठीक है, 4 टाइप की सेल से मिलकर के बनी है। कौन कौन सी सेल होती हैं? एक होती है चीफ सेल, और जिनको हम पेप्टाइडल सेल भी कहते हैं, चीफ सेल और पेप्टाइडल सेल। देन होती हैं म्यूकस और नेक सेल भी बोला जाता है जिन्हें। फिर देन आती है पेराइटल, और आप कह सकते हो ऑक्जिंटिक सेल, और लास्ट वन इज जी सेल और अर्जेंटिफिन, ठीक है। तो ये सेल्स होती हैं, ठीक है। अब इन सेल्स का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली ग्लैंड्स हैं तो ये कुछ सेक्रीट करती होंगी, डाइजेशन में हेल्प करे, कुछ ऐसा सेक्रीट करती होंगी। तो जो चीफ सेल्स हैं, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, चीफ सेल और पेप्टाइडल सेल, तो क्या सेक्रीट करती हैं ये? पेप्सिनोजन नाम का हार्मोन, ठीक है, जो कि ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। म्यूकस सेल जो होते हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं? म्यूकस। अभी मैं बताऊंगी इनका फंक्शन क्या है सबका, पर अभी देख लेते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं वो HCl सेक्रेट करती हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि यहीं पर और थोड़ा सा एक सेकेंड हार्मोन रिलीज़ करती हैं। अब क्या होता है, जैसे कि म्यूकस, पहले मैं म्यूकस से डिस्कस कर लेती हूँ। म्यूकस जो सेल हैं ये म्यूकस सेक्रेट करते हैं। जो म्यूकस जो होता है एक थिन लाइन क्रिएट कर देता है, जो कि HCl के एक्शन से, HCl का एक्शन हमारे स्टमक की वॉल को हार्म ना करे, उससे प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, म्यूकस का काम। इस HCl की प्रेजेंस में ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है ये? पॉलीपेप्टाइड बोलो या प्रोटीन बोलो, पॉलीपेप्टाइड्स को और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है पेप्टोन्स में। ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड्स की चेन, या प्रोटीन बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो पेप्टोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना, वो जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको पेप्टोन्स बोला जाता है, ठीक है, हो गया। और गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये इस सब के रेगुलेशन में काम करता है, मतलब ये एंजाइम्स अच्छे से वर्क कर सकें। HCl की क्वांटिटी कितनी है, कितनी होनी चाहिए? इस HCl का pH जो होता है ये 1.2 से लगभग 1.5 का होता है, ठीक है। हाईली pH होता है, ये बहुत एसिडिक होता है। इसी वजह से, क्योंकि आपको भी पता है एसिड से क्या होता है, वॉल्स को या स्किन को जलने का खतरा होता है, वो ना हो, हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए म्यूकस सेक्रेट होता है। समटाइम्स आपने सुना होता है कि अरे एसिडिटी हो गई या स्टमक में अल्सर हो गई, वो किस वजह से? कि क्या होता है कि जब एक्सेस में HCl सेक्रेट होने लग जाता है, आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लेते हो जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम पड़ा है स्टमक से उस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, तो एक्सेस में सेक्रेट कर दिया और HCl, लेकिन क्या है वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाया। किसी भी मशीनरी को काम करते समय उसको कंट्रोल करने में टाइम तो लगता है ना, वही चीज़, ठीक है। तो उस वजह से एसिडिटी हो जाती है। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी। स्टमक की वॉल पर 4 तरीके की सेल्स होती हैं, चीफ सेल, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, जी सेल। चीफ सेल जो पेप्सिनोजन हार्मोन सेक्रेट करती हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो HCl की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म में आता है, और देन वो पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टमक के बाद जो फूड है हमारा, स्टमक में जब यहाँ तक जब फूड है तो इसको हम काइम बोलते हैं, ठीक है। स्टमक में ये च्यू होने के बाद जो फूड आया है इसको काइम बोला जाता है। अब ये एंटर करेगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो अब जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, उससे पहले, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके से ये डायग्राम होता है हमारा, ये स्टमक है जिस मानो, और यहाँ पर अब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक हमारे पास यहाँ पर ग्लैंड होती है। तो हम पहले उनका फंक्शन समझ लेते हैं कि उनका क्या रोल है, देन हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समथिंग ऐसे होगी, सॉरी, इस तरीके से। तो इसको हमने बोला था पैनक्रियाज, और ये जो है ये है लीवर, और यहाँ पर ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो जो हमारा लीवर होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको राइट लोब बोल लो आप, और इसको लेफ़्ट लोब बोल लो। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो और पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस होता है, लीवर के अंदर बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ये स्टोर कहाँ होता है, ये दोनों लोब जूस को बनने के बाद, बाइल जूस को प्रोड्यूस करने के बाद इस तरीके से इनकी डक्ट होती हैं। ठीक है, ये हिपैटिक डक्ट बोला जाता है इन्हें। मैं अगर इन डक्ट का नाम लिखूं तो, या मैं यहाँ लिख देती हूँ थ्रो हेपेटिक डक्ट्स स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये बाइल जूस जो है क्या होता है, लीवर के अंदर बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। देन गॉल ब्लैडर ही इसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक भेजती है। यहाँ से ये आता है बाइल जूस, यहाँ से पैनक्रियाज जूस आता है, ये दोनों जूस मिक्स होकर के फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, फिर वहाँ पर जा कर के अपना एक्शन करते हैं। ठीक है, बाइल जूस जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, पर खुद से कोई डाइजेशन नहीं करता, मीन्स कि इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, वो मैं कहाँ लिख सकती हूँ, लाओ मैं यहीं लिख देती हूँ। इसके अंदर 2 तो पिगमेंट्स होते हैं और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, मैं वो पिगमेंट कहाँ लिखूँ, ओके यहाँ लिख देती हूँ, बिलरुबिन एंड बिलीवरुबिन। ठीक है, बिलरुबिन जो होता है एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। जब आपकी बॉडी में ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तब आपको बोला जाता है कि आपको पीलिया हो गया है। ठीक है, तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, बाइल का जो रोल होता है वो डाइजेशन में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब समझते हो, फैट के बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। पैनक्रियाज के लिए अब अभी हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब समझते हो, ग्लैंड है जो मिक्स है। मिक्स मतलब इट इज़ एंडो एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब वैसे आप डीपली एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर। बट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं, और एक्सोक्राइन जो होती हैं वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। ठीक है, तो ये जो है पैनक्रियाज जो है वो दोनों तरीके का रोल प्ले करती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला गया है। ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन है। ठीक है, तो हमें एंडोक्राइन इसका स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि एंडोक्राइन क्या पार्ट है, क्या करता है, क्या फंक्शन है, कौन से हार्मोन्स है, क्योंकि ये हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसके, क्योंकि हम डाइजेशन में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें इसका ये वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका जैसे मानो ये लीव लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे छोटे 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 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये एंडोक्राइन पार्ट होते हैं इसका, और ये जो बाकी का जो बेस है ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो एंजाइम सिक्रीट करता है। ठीक है, अब एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। या फिर आप अगर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो समटाइम्स, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में भी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया और समटाइम्स बच्चे भूल भी जाते हैं। तो इसको आप सिंपल वे में ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि ऑल एंजाइम्स
आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्योंकि अगर एग्जाम में मैं लिख देती हूँ, जो क्वेश्चन कई बार पूछा, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। क्योंकि सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बोले जाएंगे ना प्रोटीन होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस वाले सेंटेंस से आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। एक्सेप्ट, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। समटाइम्स हो सकता है आपसे एक्सेप्शन ही पूछ लिया जाए। तो एक्सेप्ट, केवल सारे जितने भी आपकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने हैं, लेकिन केवल किसको छोड़ के, राइबोजाइम्स को छोड़कर, ठीक है। इनको बायोकैटलिस्ट भी बोला जाता है। समटाइम्स अगर एंजाइम की जगह पे अगर कोई और टर्म यूज़ किया जा सकता है, वो होता है बायोकैटलिस्ट्स, ठीक है। बायो मतलब लिविंग, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शंस में हेल्प कर रहे हैं या रिएक्शंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम कि एंजाइम की स्पीड, रिएक्शन की स्पीड को तेज करना, वही यहाँ पर एंजाइम का रोल है। एंजाइम किसी भी मतलब रिएक्शन में हिंडर और उसको फैसिलिटेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी उनका एज सच बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, पर यही उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं ये बायोकैटलिस्ट क्या सेक्रेट करते हैं। पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, क्या है ये, पैनक्रिएटिक जूस। ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ये 3 टाइप के एंजाइम्स को कैरी करता है। ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। और भी होते हैं बट मेन यही 3 है, ठीक है। ट्रिप्सिन नाम से क्लियर हो रहा है क्या है, प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम करेगा। अमाइलेज नाम से क्लियर हो रहा है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में वर्क करेगा। लाइपेज फैट, ठीक है। अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टार्च जो है वो माल्टोज में ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन जो है पेप्टोन्स में, ठीक है, और फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि अभी तक हम यहाँ पर कहाँ आ गए, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें जो हैं सेक्रेट होके कहाँ जा रही हैं, इंटेस्टाइन में। तो ये जो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं ये कहाँ कर रही हैं अभी हमारी, तो मैं लिख लेती हूँ, ये इंटेस्टाइन की बात हो रही है अभी। और इंटेस्टाइन भी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो एंजाइम्स हैं ये कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में फूड सबसे पहले कहाँ एंटर होगा, तो वो डिओडेनम में, ठीक है। तो ये जो जितना भी डिस्कशन चल रहा है, ये सारा डाइजेशन का जो खेल चल रहा है, ये अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स डिओडेनम, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ आपको छोटी सी क्लियर हो रही होगी कि अभी तक हम डाइजेशन पढ़ते आ रहे थे और सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ा है, लेकिन कहीं पर भी जो है तीनों चीज़ों का, 3 ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट, और तीनों चीज़ों का डाइजेशन कहाँ आकर के हो रहा है, वो आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, डिओडेनम में। तो दैट मीन्स कि वो कौन सी ग्लैंड है जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर सकती है या कंप्लीट डाइजेशन कराती है, दैट इज़ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस, और कहाँ पर होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो इस चीज़ को मैं नोट डाउन भी कर देती हूँ यहाँ पर, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, डिओडेनम में। और कौन कराता है, पैनक्रिएटिक जूस कराता है। देन अब जब डिओडेनम के बाद फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या था, जेजुनम, JEJUNUM, जेजुनम। इस पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में किस बेस पे डिवाइड किया गया, इनके कोलाइडल फॉर्म के बारे में
कहाँ पर जा कर के कितनी वो ज़्यादा कोलाइड है। तो यहाँ पर वो थोड़ी सिंप्लीफाइड होती है और जिजोनम में आके थोड़ा सा कोलाइड होती है और फिर इलम में कम्प्लीटली कोलाइड होती है। ठीक है, तो जिजोनम में क्या होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर डाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिजोनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जितनी भी चीज़ सिंप्लीफाइड वे में टोटी गई हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर्स का, मिनरल्स का, बाकी सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन भी तो होना ज़रूरी है ना। एब्जॉर्प्शन होने के बाद अभी भी फूड बचा, अब वो कहाँ जाएगा जिजोनम के बाद, अब इलियम में। अब इलियम के अंदर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। यहाँ के बाद अब जो भी बचेगा वो केवल रेसिड्यू होगा जो रेक्टम में स्टोर होगा और एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट डाइजेशन, जो अब चीज़ यहाँ बच भी गई है ना वो यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इलियम के अंदर क्या होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड होती हैं। अगर इनका प्रॉपर नाम अगर आप जानना चाहते हो तो उनको बोला जाता है सकस एंटेरियस टेरिकस। ठीक है, ये ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स जो है ये सेक्रीट करती हैं इंटेस्टिनल जूस। ओके, कौन कौन से इंटेस्टिनल जो जूस है वो क्या क्या कंटेन करता है। ठीक है, सारी चीज़ें, सब अब तक जो ऊपर तक आप पढ़ते आए हो सब, सुक्रोज, शुगर, माल्टोज, लैक्टेज, लैक्टेज ये एज है, एंजाइम्स हैं, लैक्टेज, पेप्टाइडेज एंड देन लाइपेज। ठीक है, ठीक है, तो नाम से ही आपको वैसे मेरे को तो लगता है क्लियर हो ही रहा होगा। सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रोज को, सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इजीएस्ट कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर इनका ब्रेक डाउन होगा, तो वही आपको पता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो फिर ब्रीथिंग में होता है, ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, देन ब्रीथिंग में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा वो ब्लड में, तो वो CO2 रिलीज़ होती है, फिर वो तो फिर ब्रीथिंग का पार्ट है। अभी हम यहाँ पर डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन में क्या लास्ट प्रोडक्ट बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद माल्टोज जो होता है, माल्टेज जो है वो किस पे एक्ट करेगा, माल्टोज, और वो किस पे ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये दो मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, लैक्टेज किस में, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, वही पेप्टाइडेज किस में काम करेगा, पेप्टोन्स जो हमारे ब्रेक डाउन हुए थे उनको एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, लाइपेज जो भी फैट यहाँ पर बच गया था थोड़ा बहुत, वो सारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे पास इनके प्रॉपर नोट्स भी हैं, पर मुझे लिख के पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि जो टीचर लिख के समझा रहा है वो मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो मैंने उसी तरीके से आपको कन्वे किया है। बाकी अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं आपको फिर आगे हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।